डीडी किसान, बदलते भारत की शान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्राकृतिक खेती के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा कि देश के 30,000 ग्राम प्रधानों को प्राकृतिक खेती के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित। केंद्र सरकार ने ऋण के वितरण और एथेनॉल परियोजनाओं को पूरा करने की बढ़ाई समय सीमा। देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और वर्ष 2025 तक 20% सम्मिश्रण प्राप्त करने में सहायता पहुंचाने के लिए किया गया विस्तार। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि डेयरी किसानों को दिए गए लगभग 15 लाख किसान क्रेडिट कार्डों में 11,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा। सरकार ने डेयरी किसानों को केसीसी प्रदान करने के लिए चलाया है अभियान। रुपाला ने कहा कि मंत्रालय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भी कर रहा है लागू। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान मैनेज हैदराबाद द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती पर मास्टर प्रशिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि मैनेज को आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अप्रैल से अगस्त तक देश में 30,000 ग्राम प्रधानों के लिए 750 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का काम सौंपा गया है। तोमर ने कहा कि प्राकृतिक खेती पद्धति किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में परंपरागत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की है। प्राकृतिक खेती के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गत 16 दिसंबर को गुजरात में प्राकृतिक खेती पर एक वृहद राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लाखों किसान जुड़े थे। प्राकृतिक खेती बाहरी आदानों पर किसानों की निर्भरता को कम करने, खेती की लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने का आशाजनक साधन है। सरकार पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना की उपयोजना के रूप में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को बढ़ावा दे रही है। आगामी दिनों में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर देश भर में 30,000 ग्राम प्रधानों के लिए 750 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही अपने अपने राज्यों में प्राकृतिक खेती की पहल को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के तहत कवर किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में भी घोषणा की गई है। राज्यों में विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक खेती संबंधी पाठ्यक्रम का शामिल करने को लेकर भी कमेटी बनाई गई है। और केंद्र सरकार ने परियोजना प्रस्तावकों को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने और ब्याज सबवेंशन का लाभ उठाने की सुविधा के लिए वर्ष 2018 से 2021 के दौरान अधिसूचित सभी योजनाओं के संबंध में ऋण के वितरण हेतु समय सीमा 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार विशेष रूप से अधिशेष मौसम में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम के तहत एथेनॉल का उत्पादन तथा इसकी आपूर्ति बढ़ाने हेतु और इस तरह के उपाय से चीनी मिलों की आर्थिक तरलता की स्थिति में सुधार करने में चीनी मिलों को किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए 2018-2021 के दौरान चीनी मिलों और डिस्टिलरीज को विभिन्न ब्याज सबवेंशन योजनाओं में अधिसूचित किया है। सरकार 1 साल की छूट सहित 5 वर्ष के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सबवेंशन एट 6% प्रति वर्ष या बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर का 50% जो भी कम हो उसके रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने, कच्चे तेल के आयात बिल के कारण विदेशी मुद्रा बचाने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ ईंधन ग्रेड एथेनॉल के 10% मिश्रण और 2025 तक 20% मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इस वर्ष 25 मार्च तक देश में दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े डेयरी आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। इन क्रेडिट कार्डों में 10,974 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि सरकार ने डेयरी किसानों को केसीसी प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया है। पुरुषोत्तम रुपाला ने यह भी कहा है कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश भर में प्रधानमंत्री की एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY को लागू कर रहा है, जिसमें अब तक 2020-21 में सबसे अधिक 20,050 करोड़ निवेश किया गया है। PMMSY का कार्यान्वयन 2020-21 के दौरान शुरू हो गया है और देश में मछली उत्पादन 2019-20 के दौरान 142 लाख टन से बढ़कर 2020-21 के दौरान 147 लाख टन हो गया है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश राज्य में भी मछली उत्पादन भी 2019-20 के दौरान 42 लाख टन से बढ़कर 2020-21 के दौरान 46 लाख टन से अधिक हो गया है। राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि मनरेगा का मजदूरी दर सरकार समय पर बढ़ोतरी करती रही है। CPIL के तहत लगातार इसमें बढ़ोतरी की जाती रही है। मनरेगा का जो मजदूरी दर है ये 2011 से CPIL के थ्रू हम इसकी बढ़ोतरी करते हैं और आज भी हम उसी को आधार लेकर के जो उधर बैठे हैं उन्हीं के समय से 2011 से शुरू यही आधार लेकर के हम उसी आधार पे और प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि सरकार की किसान संपदा योजना सबसे लोकप्रिय योजना है और इसके अंतर्गत मेगा फूड पार्क के 3 में से 2 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत भी योजनाओं पर काम हो रहा है। सरकार तमाम परियोजनाओं पर पूरी तरह से काम कर रही है। किसान संपदा योजना सबसे लोकप्रिय योजनाओं में है और मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के तमाम जनप्रतिनिधियों को बताना चाहता हूं और सदन को कि मेगा फूड पार्क जो किसान संपदा योजना का बड़ा कंपोनेंट है, 3 परियोजनाएं थी जिसमें 2 पूरी हो गई है। कोल्ड चेन 62 APC 12 जिसमें से 3 पूरी हुई है। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज वहां पर 11 स्कीम है, उसमें 8 पूरी हो गई है और फॉरवर्ड लिंकेज में 26 स्कीम है जो 20 पूरी हो गई है और ऑपरेशन ग्रीन के तहत 2 योजनाएं वहां पर चल रही हैं। और मुझे लगता है कि किसान संपदा योजना के जितने कंपोनेंट हैं उन सभी कंपोनेंट में महाराष्ट्र सरकार ने अपना काम किया है और देश भर में 68 योजनाएं हैं जिसमें 12 पूरी कर ली गई हैं, जिसमें महाराष्ट्र 3 है। और खाद्य और रसायन राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि पशुधन की कीमत बढ़ने से सरकार किसानों पर बोझ नहीं बढ़ने देगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों का बोझ कम करने के लिए आवंटित राशि में भी बढ़ोतरी की है। किसानों के ऊपर बोझ मोदी सरकार नहीं बढ़ने देता, क्योंकि BE 2021 और 22 के अंदर बढ़ने नहीं देगा। सुनिए इधर 2021 और 22 का BE आप देख लीजिए। बजट के अंदर 83,548 करोड़ रखा था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सभी फीड स्टॉक का कीमत बढ़ने के बावजूद भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व वाली सरकार, उसको सब्सिडी बढ़ाते हुए RE के अंदर 1,62,072 करोड़ रुपए हमने बढ़ा दिया, लेकिन किसानों के ऊपर हमने बोझ नहीं बढ़ा दिया। और इसी के अलावा इस साल भी हमारा बजट के अंदर पिछले साल का बजट एस्टिमेट से भी ज़्यादा पैसा रख करके 1,09,242 करोड़ माननीय नरेंद्र मोदी सरकार, माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले साल से भी हम लोग 25,694 करोड़ रुपए बजट के अंदर परियोजना ज़्यादा किया है। फिर भी इस साल अगर बढ़ने के बावजूद भी फिर RE के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार किसानों के ऊपर किसी हालत में बड़ा नहीं बढ़ने देगा, ये विश्वास देता हूँ।
जलवायु परिवर्तन से किसानों और गरीबों को सीधा नुकसान होता है, जबकि जलवायु को दूषित करने में किसानों का कोई योगदान नहीं होता। तापमान बढ़ने से हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और अधिक तापमान की वजह से अनाज की पैदावार भी प्रभावित होती है। इस संदर्भ में टेरी की महानिदेशक डॉक्टर विभा धवन ने आईपीसीसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि अगर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारी कटौती नहीं की गई तो इस शताब्दी के आखिर तक तापमान में 2.4 डिग्री की वृद्धि हो जाएगी। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे देश या एशियन कंट्रीज पे बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एंड आवर प्रोडक्ट और हमारी प्रोडक्टिविटी जो आज की तारीख में है। तो इसलिए अगर हमारी प्रोडक्शन और कम होगी, क्रॉप प्रोडक्शन, तो जो गरीब है वो कैसे खरीद के खाएंगे। और दूसरी तरफ इंपोर्ट करना भी इतना आसान नहीं है। तो इसलिए मैं एक नेगेटिव वो नहीं देनी चाहती हूँ प्रतिबिंब, लेकिन दूसरी तरफ हमारे साइंटिस्ट बहुत काम कर रहे हैं कि हम कैसे अपने क्रॉप्स को इम्प्रूव करें कि वो जलवायु परिवर्तन के बाद भी हमें प्रोडक्टिविटी दे सके। और जलवायु परिवर्तन से किसानों और गरीबों को सीधा नुकसान होता है, जबकि जलवायु प्रदूषित करने में किसानों का कोई हाथ नहीं होता है। और वो हमें बता रही थी कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर होती है और अधिक तापमान की वजह से अनाज की पैदावार भी प्रभावित होती है। और इसी संदर्भ में जो आपने देखा कि टेरी की महानिदेशक हैं डॉक्टर विभा धवन ने क्या कहा है, उन्होंने एक आईपीसीसी का हवाला देते हुए कहा है कि अगर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारी कटौती नहीं की गई तो इस शताब्दी के आखिर तक तापमान में 2.4 डिग्री की वृद्धि हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, जहां देश के ग्रामीण अंचलों में रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी जो कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, आज़ादी के लंबे समय के बाद भी अपने घर के सपने से कोसों दूर रही थी। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की पहल पर शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले ग्रामीणों को उनके पक्के घर देने का काम किया है। महाराष्ट्र के विदर्भ में आने वाले बुल्ढाना जिले के गाँव में किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, देखते हैं हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बुल्ढाना की रहने वाली भावना ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उनका भी अपना पक्का घर हो सकता है। भावना विदर्भ के घाटपुरी गांव में रहती हैं और यहाँ के लोग जीवन यापन के लिए कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। भावना बताती हैं कि लंबे समय से उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से उन्हें आज अपना घर मिला है। हमें घर रहने के लिए घर नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हमें अंतर्गत घर दिया, इसकी मैं बहुत आभारी हूँ। और ग्राम पंचायत वालों ने हमारा बहुत साथ दिया, तो उनकी भी मैं आभारी हूँ। विदर्भ की इस ग्राम पंचायत में अब तक 25 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिले हैं, जबकि यहाँ इस योजना के तहत 600 मकानों को स्वीकृति मिली हुई है। घाटपुरी ग्राम पंचायत सदस्य गोपाल ढोले बताते हैं कि मकान की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और लाभार्थियों के लिए ये काफी सुकून देने वाला है। 25 घर पूरे हुए हैं और 21/2022 में 600 लोगों की यादी हमारी है और उसमें के अभी 28 घरकुल आए हुए हैं। वो सबको घरकुल पंतप्रधान आवास योजना के कारण मिले हैं। विदर्भ के गांवों से आई ये तस्वीरें इशारा करती हैं कि केंद्र की मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के उन इलाकों तक भी पहुंच रहा है जो अब तक विकास की दौड़ में कहीं पिछड़ गए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना से अपना घर पाकर विदर्भ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। बुल्ढाना से ममता भट्ट के साथ योगेश कुमार की रिपोर्ट। और देश भर की मंडियों का क्या है भाव, आइए नजर डालते हैं।
देश से होने वाले फलों के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल फलों का निर्यात देश से सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों से ये पता चला है कि साल 2016-17 में फलों का निर्यात 4,974 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 के दौरान 4,913 करोड़ रुपए रहा था। वहीं साल 2018-19 के दौरान फलों के निर्यात में 625 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 5,538 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान फलों का निर्यात 5,496 करोड़ रुपए का हो सका था, जबकि साल 2020-21 के दौरान फलों के निर्यात में 172 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। देश से फलों का निर्यात 5,668 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में देश से बीते 10 महीने के दौरान ताज़े फलों का निर्यात 8,18,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान फलों का कुल निर्यात महज 6,18,465 टन का ही हो पाया था। इस साल देश में कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। वहीं कुछ फलों की उपज में इस साल खासा इजाफा होने की उम्मीद है, जबकि कुछ फलों की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए 29 अक्टूबर को बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार सेब की पैदावार 7 लाख टन घटकर 20,59,000 टन रह सकती है। वहीं केले की पैदावार में साल 2020-21 के दौरान 7,82,000 टन बढ़कर 3,33,79,000 टन होने का अनुमान है। वहीं इस बात अमरूद की करें तो इस साल अमरूद की उपज बीते साल के मुकाबले 1,08,000 टन बढ़कर 44,69,000 टन हो सकती है। अंगूर की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। साल 2020-21 के दौरान अंगूर की उपज 48,000 टन बढ़कर 32,29,000 टन हो सकती है, जो बीते साल 31,81,000 टन थी। हालांकि अनार की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान अनार की उपज 98,000 टन घटकर 30,88,000 टन रह सकती है। हालांकि अनानास की पैदावार में बढ़त होने का अनुमान है। साल 2020-21 के दौरान अनानास की उपज 17 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 42,000 टन ज्यादा है। भारत में कॉफी की 2 किस्में रोबस्टा और अरेबिका की खेती की जाती है। देश में रोबस्टा कॉफी के कुल उत्पादन का 70% हिस्सा है। देश के छोटे किसान रोबस्टा कॉफी को उगाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें अधिक उपज और रखरखाव की लागत कम आती है। भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये 3 ही ऐसे राज्य हैं जहां कॉफी का उत्पादन किया जाता है। यहां कॉफी का 83% उत्पादन होता है। इसमें 70% हिस्सेदारी सिर्फ कर्नाटक की है। कर्नाटक के कुडागु जिले को कॉफी की खेती का हब कहा जाता है। वहीं बात कॉफी की पैदावार की करें तो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी USDA के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 में भारत की कॉफी की पैदावार और खपत बढ़ सकती है। हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 के लिए कॉफी की उपज 60 किलो के 5.53 मिलियन बैग अनुमानित है, जबकि पिछले साल उपज का ये आंकड़ा 5.23 मिलियन बैग रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में 76,800 टन अरेबिका और 2,25,000 टन रोबस्टा की पैदावार अनुमानित है। USDA की उपज के अनुमान के मुताबिक अरेबिका की पैदावार में 2% की गिरावट आ सकती है, जबकि रोबस्टा की पैदावार में 9% का इजाफा हो सकता है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कुल पैदावार 6% बढ़कर 789 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है। कॉफी का एक अपना अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत उत्पादित हुई कॉफी का लगभग 80% वैश्विक बाजार में निर्यात कर रहा है। वहीं इस साल देश से होने वाले कॉफी के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान देश से कॉफी का निर्यात 5,236 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2020-21 के दौरान 103 करोड़ रुपए बढ़कर 5,339 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉफी के बाजार में ब्राजील, कोलंबिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, होंडुरस और इथियोपिया जैसे राज्यों से प्रतिस्पर्धा करता है।
फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में कॉफी की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि मंगलवार को देश की अधिकांश मंडियों में कॉफी की आवक सीमित देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार इन दिनों कॉफी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। केरल की पुल्लपल्ली मंडी में 4 अप्रैल को कॉफी का भाव रहा 8,900 रुपए। 5 अप्रैल को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 9,000 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की मनात वाद्य मंडी में इस दौरान कॉफी के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 4 अप्रैल को कॉफी का भाव था 8,750 रुपए। 5 अप्रैल को इसके सौदे 100 रुपए उछलकर 8,850 रुपए पर हुए। और आइए अब देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ध्यान। पंजाब में गेहूं के खेत में सिंचाई करें, यहाँ प्याज के खेत में भी सिंचाई कर ले। इसी तरह टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान भिंडी की बुआई करे, अभी लोबिया की बुआई कर ले। पंजाब में खीरे की बुआई करने का समय उपयुक्त है। इसके अलावा कद्दू की बुआई कर सकते हैं। वहाँ लौकी की रुपाई कर ले। इसके साथ ही आम की रुपाई करते रहे। यही किसान अमरूद की रुपाई करे। इस समय किन्नू की रुपाई के लिए सही समय है। पंजाब में पपीते और लीची की रुपाई करते रहे। वहीं लाल मिर्च की रुपाई कर ले। किसान बैंगन की रुपाई भी कर सकते हैं। साथ ही करेले की रुपाई करें। उत्तर प्रदेश में खीरे की खेती के लिए खेत तैयार करें। किसान करेले की बुआई कर ले। इस समय लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। यहाँ मूंग की बुआई करें। इसके अलावा मटर की तुड़ाई करते रहे। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं की कटाई करें। वहीं किसान उड़द के खेत से खरपतवार निकालें। अभी टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। साथ ही बैंगन की रुपाई के लिए समय उचित है। यहाँ आम के बागों में सिंचाई करते रहे। उत्तर प्रदेश में तिल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान प्याज के खेत में सिंचाई कर ले। वहाँ तरबूज की बुआई करें। इसके साथ ही खरबूजे की बुआई करते रहें। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक
भंडार करके रखा भी जा सकता है। और खेती किसानी के बाद अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली परिवारवादी पार्टियां संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी कुछ नहीं समझती। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है, लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को न सिर्फ टक्कर दी है बल्कि इसके नुकसान से देशवासियों को समझाने में भी सफल रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली के करोल बाग में एक शोभा यात्रा निकाली। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के तराल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस और सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि दोनों लोकल टेररिस्ट थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दिए अपने संबोधन में भारत और ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे का पूरक बताया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के बाजार के साथ मेड इन इंडिया खूबसूरती से मेल खाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तारीफ की है। IMF ने कहा है कि इस योजना के चलते कोरोना महामारी का संकट आया तो भारत ने भुखमरी को टालने में सफलता हासिल की और अत्यंत गरीबी को टाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को साल 2022 के पहले वायुसेना कमांडर सम्मेलन की शुरुआत की। साल में 2 बार आयोजित होने वाले वायुसेना के शीर्ष स्तर के इस सम्मेलन के दौरान वायुसेना की ऑपरेशनल तैयारियों के साथ ही वायुसेना के आधुनिकीकरण के साथ ही भविष्य में होने वाली जरूरतों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।